नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी। नमो ऐप पर बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, यूथ विजयी तो चुनाव में जीत निश्चित। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन तड़के 6 बजे जेल से रिहा। डीएम की हत्या मामले में काट रहे थे उम्र कैद। अब बिहार सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगी टीएम कृष्णैया की बेटी। बाजार में तेजी का चौका। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 349 पॉइंट उछला तो निफ्टी ने लगाई सेंचुरी। रेमंड ने कंज्यूमर केयर बिजनेस गोदरेज को बेचा। 2,825 करोड़ में हुई डील। 10 मई तक पूरा होगा सौदा। सरकार ने शुरू की एल नीनो से निपटने की तैयारी। बारिश से लेकर बुआई के लिए जारी होंगे अलर्ट। एल नीनो के चलते इस साल कम हो सकती है बारिश। आज से खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली आरती। और चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को कहा जहरीला सांप, लेकिन थोड़ी देर में मांगी माफी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए कर्नाटक में बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही अपने विरोधियों पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि उनके विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना, जबकि बीजेपी का एजेंडा है 25 साल में देश को विकसित बनाना। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। और 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव की गहमा गहमी के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादास्पद बयान देकर माहौल गरमा दिया। खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर में इसके लिए माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा था कि मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, मोदी ने जो दिया है उसे चखिए तो आप मर जाएंगे। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को बुरा लगा है तो वो खेद प्रकट करते हैं। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्री मोदी अंद्रे ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। इधर खड़गे की बात पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस को अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर शर्म आनी चाहिए। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को। देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी हो। ये बात सुनिश्चित कर दी उन्होंने
कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। लेकिन मैम अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने तो बीजेपी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला वो पूरे देश ने सुना। और अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी है? बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज सुबह तड़के 4 बजे सहरसा जेल से रिहाई हो गई। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने जेल के नियम में एक बदलाव किया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आनंद मोहन की रिहाई के बाद कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात भी कही है। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। इधर आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई से दूसरी बार जी कृष्णैया की हत्या हुई है। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णैया साहब का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णैया का मर्डर हो रहा है, जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो ये सरासर गलत है, ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को और ख़ास तौर से दलित परिवार को, ख़ास तौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फौरन वो अपने फैसले को वापस लें। बिहार में बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की क्या थी मजबूरी और इस पर क्यों गरमाई सियासत? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। रेमंड ने अपना कंज्यूमर केयर बिजनेस गोदरेज कंज्यूमर्स को बेच दिया है। गोदरेज कंज्यूमर रेमंड के कंज्यूमर केयर बिजनेस का 2,825 करोड़ में अधिग्रहण करेगी। रेमंड गोदरेज की डील 10 मई तक पूरी हो जाएगी। We are strong in the premium apparel space. India is strong in the FMCG space. The more they grow the FMCG business, so if they sell say from 1 million cans to 2 million cans to 3 million cans, that's great publicity for the Park Avenue brand under apparel. And the more apparel we sell, the better it is for them. So I think it's a good win-win situation where we have created, where the ownership of the brand might be in two different people, but they're in two different categories, and both are specialized in their category. We are demerging the lifestyle business, which includes branded textiles, which is branded shirting, suitings, branded apparel, garmenting business, retail, MTM, all those businesses gets demerged from Raymond Limited into Raymond our Consumer Care Limited, which is the RCCL business, along with the debt. So the gross debt at the lifestyle business is close to 2,000 crores as on 31st of December, which will get transferred along with all the assets and liabilities, thereby making lifestyle business complete net debt free. और क्या है इस डील की डिटेल्स, बता रहे हैं यतीन मोता। देखिए, अगर हम रेमंड लिमिटेड की बात करें, जो लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने अपना जो एसोसिएट कंपनी है, जो FMCG कारोबार है रेमंड कंज्यूमर का,
वो गोदरेज कंज्यूमर को बेचने का निर्णय लिया है। अगर हम गोदरेज की बात करें तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो एफएमसीजी कारोबार है रेमंड कंज्यूमर का, वो स्लम सेल के जरिए खरीदेंगे और कुल मिला के जो कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा 2825 करोड़ रुपए का। अगले 2-3 हफ्तों में ही डील को क्लोज करने की बात जो है गोदरेज कंज्यूमर ने की है, क्योंकि एक स्लम सेल है तो काफी इजी होता है बिजनेस ट्रांसफर करना। एफएमसीजी बिजनेस जो है रेमंड का, उसके अंदर कामासूत्र और पार्क एवेन्यू जैसे ब्रांड्स हैं जो सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरीज और डिओड्रेंट्स के अंदर हैं, तो ये बिजनेस केवल गोदरेज कंज्यूमर एक्वायर कर रहा है। रेमंड लिमिटेड का जो इनकी एफएमसीजी इकाई है उसके अंदर 47% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, तो पूरा का पूरा पैसा रेमंड लिमिटेड को नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक मेजॉरिटी सेल प्रोसीड्स जो है रेमंड को आने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर हम एफएमसीजी कंपनी की बात करें तो रेमंड कंज्यूमर जो है कुल मिलाकर लगभग 622 करोड़ का सेल करती है, FY22 का ये आंकड़ा है। तो ये एक्विजिशन अच्छा माना जा रहा है गोदरेज कंज्यूमर को, क्योंकि ये काफी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है और रेमंड क्योंकि इनके बुक्स पे थोड़ा बहुत कर्जा है तो कर्जा घटाने के लिए शायद ये आप धनराशि यूज करते हुए देखेंगे कंपनी को, और इनका एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है तो वहां भी ये प्रोसीड जो है निवेश कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑब्वियसली इस पे ज्यादा क्लैरिटी देगा, लेकिन डील स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो गोदरेज कंज्यूमर 2825 करोड़ में रेमंड का एफएमसीजी कारोबार खरीदने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। लगातार चौथे दिन बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स 349 अंक चढ़कर 60,649 पर बंद हुआ। निफ्टी 101 अंक चढ़कर 17,915 पर बंद हुआ। और डिटेल समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज की हाइलाइट्स क्या रही? आज अगर हम मार्केट की बात करें तो जो एक्सपायरी रिलेटेड तेजी थी वो आपको देखने मिली। बाजार लगभग डेज हाई पे बंद होता हुआ नजर आया। अच्छी तेजी आपको छोटे मझोले शेयरों में भी आती हुई नजर पड़ी। अगर हम आज ओवरऑल मार्केट की बात करें तो 17,800 का जो लेवल येस्टरडे हमने क्लोज किया था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट जोन आज बाजार को दिखाई पड़ा, और वहां से कंटिन्यूस अपटेक आपने निफ्टी के बैंक इंडेक्स में और निफ्टी 50 में भी आता हुआ देखा। इन जनरल आज थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे बाजार का जो ओवरऑल सेंटिमेंट था काफी अपबीट रहा। तो ये दिन आज के लूजर्स और गेनर्स कौन से रहे? निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको काफी सारे रिजल्ट्स रिएक्शंस दिखेंगे, जहां आपको बहुत सारे बैंकिंग शेयर्स में पॉजिटिविटी दिखी। अगर हम आज बात करें तो बजाज फाइनेंस, जिनके नतीजे कल आए एनबीएफसी सेक्टर से, यहाँ आपको लगभग 2-2.5% की तेजी दिखी। एसबीआई लाइफ और बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी आपको बनती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपको एचयूएल पे दिखा रिजल्ट्स के बाद, यहाँ लगभग 1.5% की मंदी दिखी। ओएनजीसी और एक्सिस बैंक, इनके भी नतीजे बहुत जल्द आने वाले। इनफैक्ट एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं और रिजल्ट्स के पहले पहले यहाँ थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफी एक्टिव था। टेक्नोलॉजी शेयर्स और एलटीटीएस जैसे काउंटर्स में 8% की तेजी थी। यूनो मिंडा, वोडाफोन आइडिया और टाटा एलेक्सी, ये सब स्टॉक्स में भी लगभग 4 से 5% की तेजी बनी। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा कि वोल्टास रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% डाउनटिक यहाँ आपको दिखा। एसी में मार्केट शेयर लूज करने पे यहाँ रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया नेगेटिव साइड पे। आवाज फाइनेंसिस, लुपिन और गुजरात गैस, वो दूसरे स्टॉक्स हैं जहां वायदे बाजार में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। शुक्रिया यतिन। और भारतीय बैंकों की स्थिति काफी मजबूत है, ये कहना है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल लेवल पर उत्पन्न समस्याओं से भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है और भारतीय बैंकिंग सिस्टम हर संकट में मजबूत रहा है। आरबीआई इसे और मजबूत करने पर काम कर रही है। The financial sector in a country and the individual entities therein, that is in the financial sector like banks, non-banking financial companies, that is NBFCs and other entities, have to be resilient at all times. They should have the inner strength to withstand even the most stressful times. So far as India is concerned, the Reserve Bank of India has significantly strengthened its supervision and regulations of banks and other regulated entities in the recent years. एल नीनो की संभावना को देखते हुए सरकार ने कंटिजेंसी प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। किस राज्य में कितनी बारिश होगी, कब होगी और कब बुआई करनी है, सरकार किसानों को इसके लिए अलर्ट जारी करेगी। हालांकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या तैयारी है सरकार की?
देखिए, इस साल मौसम विभाग ने अल नीनो होने की संभावना जताई है, जिसका ये मतलब है कि इस साल बारिश कम होगी, सूखा पड़ सकता है। जो मानसून के 4 महीने हैं उसके अंदर आखिरी के 2 महीनों के अंदर बारिश काफी कम होगी। तो इसको देखते हुए कृषि मंत्रालय ने कंटीजेंसी प्लान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को अलर्ट जारी किए जाएंगे, एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, वहां से किसानों को अलर्ट जारी किए जाएंगे। उनको बताया जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी जगह पर कब और कितनी बारिश होगी, उसके हिसाब से ही किसान अपनी बुआई करे। उसी के देखते हुए किसान अपनी बुआई उसी दौरान जो है शुरू करें, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। खासतौर पर कृषि मंत्रालय ये चाहता है कि अगर फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा तो इससे उत्पादन भी बढ़ सकेगा और आने वाले दिनों में दाम काबू रखने में भी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. कैसे करते हैं ट्रेड? ड्राइव 5 पैसा। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन या न्यूज फ्लो, किसका हुआ मर्जर, कौन है नया सीईओ, फाइनेंशियल डेटा मिलेगा अब हाथों हाथ, फंडामेंटल एनालिसिस से अब बनेगी बात। जानो हर स्टॉक जो है ट्रेंडी, टेक्निकल एनालिसिस से भी लगेगी फ्रेंडली। क्वार्टरली रिजल्ट्स होगी सेंड, लक बाय चांस इन्वेस्टिंग का होगा दी एंड। With 5 पैसा's in-depth company information, always stay up to date. ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, install मत। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पहलवानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का 5वां दिन था। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने धरने पर बैठे पहलवानों के प्रदर्शन को अनुशासनहीनता बताया है। हालांकि पीटी उषा के इस बयान पर रेसलर्स की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि एक पूर्व खिलाड़ी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। दरअसल पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। WFI के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों ने कार्रवाई की मांग की है। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं सब्र का। जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? सरकार का 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लक्ष्य से पीछे चल रही है। 2026 तक $300 अरब का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रियलिटी चेक के मुताबिक सरकार इसका 75% ही हासिल कर पाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम लाने के बावजूद सरकार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी। सरकार ने 2026 तक $300 अरब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है, लेकिन रियलिटी चेक के मुताबिक सरकार मात्र $225 बिलियन का उत्पादन ही हासिल कर सकेगी। इस कमी के पीछे 3 कारण हैं। पहला, घरेलू मांग का सुस्त होना, दूसरा, चीनी कंपनियों का भारत से निर्यात नहीं करना और तीसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेने वाली कंपनियों का अपने उत्पादन टारगेट का पूरा नहीं कर पाना। इतना ही नहीं, बढ़ चढ़कर भारत से निर्यात करने वाली कंपनी एप्पल भी अपने निर्यात टारगेट को हासिल नहीं कर सकेगी। सरकार IT हार्डवेयर को बढ़ावा देने वाली PLI स्कीम लेकर आई थी, लेकिन इसकी मांग भी सुस्त रही। सरकार के अनुमान के मुताबिक इससे $25 बिलियन का उत्पादन होता, लेकिन अब ये 2026 तक मात्र $6 बिलियन तक सीमित रहेगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि रियलिटी चेक के बाद सरकार खामियों को दूर कर सकती है।
एज थिंग्स स्टैंड नाउ हमारी अचीवमेंट लग रही है $225 बिलियन के आसपास, तो करंट सर्कमस्टांसेस में अचीव हो जाएंगे। और जो गैप है उस पे एनालिसिस करके सरकार और इंडस्ट्री पार्टनरशिप में पूरे एफर्ट करेगी कि वो गैप भी ना हो, और ये जो हिस्टोरिक ग्रोथ है वो 3 गुना नहीं 4 गुना ही डिलीवर की जाए नेशन को। सरकार ने उम्मीद जताई थी कि मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन $126 बिलियन का हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी $100 बिलियन के आसपास है। हालांकि जानकार मानते हैं कि सरकार नई PLI स्कीम लाकर और उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जोड़कर उत्पादन बढ़ा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अहमदाबाद मुंबई के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन का काम गति पर है। अहमदाबाद में मल्टी जंक्शन बनकर तैयार हो गया है और पहले स्टेशन का काम भी पूरा होने को है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद से नडियाद आनंद तक चल रहे बुलेट ट्रेन के काम का जायजा लिया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए अहमदाबाद के साबरमती विस्तार में जंक्शन बनकर तैयार हो गया है। यहां बुलेट ट्रेन, मेट्रो, BRTS, इंडियन रेल का कनेक्शन होगा और यहीं से पैसेंजर आया जाया करेंगे। यहां से आगे सबसे पहला स्टेशन पड़ता है नडियाद और आनंद। यहां पर भी काम लगभग पूरा होने पर है। 1863 में जब अहमदाबाद सूरत के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, तब अहमदाबाद में सिर्फ एक कपड़ा मिल थी, जो साल 1900 में बढ़कर 100 हो गई। अब उद्योग जगत को बुलेट ट्रेन से भी काफी उम्मीदें हैं। मुंबई मतलब महाराष्ट्र और अहमदाबाद मतलब गुजरात, ये दोनों की औद्योगिकता इतनी बड़ी है इन दोनों राज्यों में, और ये होने से इतना छलांग ग्रोथ हो जाएगा कि हर तरह से बेनिफिट होगा। इंडस्ट्रियल बेनिफिट, टूरिस्ट बेनिफिट, ट्रैवल बेनिफिट, हर तरह का बेनिफिट होगा। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 8 घंटे के सफर को 3 घंटे का कर देगी। अभी इस रूट पर रोज करीब 30,000 यात्री ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और लगभग इतने ही रोड और प्लेन से। बुलेट ट्रेन इस ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा हिस्सा बटाएगी। गुजरात और महाराष्ट्र के केमिकल, टेक्सटाइल, डायमंड और अन्य उद्योगों को इसका फायदा होगा। ट्रेन के जरिए विकास का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, और इस बार तो बुलेट ट्रेन है। इससे न केवल पैसेंजर की सुविधा बढ़ेगी, लेकिन उद्योग जगत भी बुलेट ट्रेन के पास बहुत बड़ी आस लगाकर बैठा है। केतन जोशी, नडियाद आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन। केदारनाथ के बाद आज से बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सेना ने इस दौरान कई धार्मिक गीतों की धुनें बजाई। बद्रीनाथ धाम के बाहर सुबह से बर्फबारी हो रही है, इसके बावजूद सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए जुटे। भक्तों में बद्री विशाल दर्शन का भरपूर उत्साह देखने को मिला। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।